अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हमने बायो का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करना है, बायो एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बायो एनर्जेटिक्स असल में है क्या। ठीक है, बायो मींस ज़िंदगी, एनर्जेटिक्स मींस एनर्जी या एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो, यानी जानदारों में एनर्जी का इस्तेमाल किस तरह से होता है, या जानदार जो है वो किस तरह से एनर्जी हासिल करते हैं, उसको फिर किस तरह से एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील करते हैं, और फिर उसको किस तरह से ज़ख़ीरा करते हैं और किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जानदार बुनियादी तौर पर तवानाई अपने माहौल से हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, पौधे हैं वो फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए सूरज की रोशनी को जज़्ब करते हैं और अपनी खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, तो पौधों की बनाई खुराक जो है वो जानवर उसको या तो डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जैसे मवेशी वगैरह हैं वो पौधे खाते हैं, या फिर दूसरे जानदार जो हैं वो पौधों के फ्रूट्स खाते हैं, या फिर पौधों की वेजिटेबल्स उनसे जो हासिल होती हैं, ग्रेन्स वगैरह, बीज वगैरह वो खाते हैं। यानी मेन जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सूरज है, और सूरज से फिर पौधे, और पौधों से फिर जानदार में, और जानदारों में जो उन्होंने खुराक खाई होती है उस एनर्जी को वो एटीपी की सूरत में जो है वो महफूज करते हैं अपने जिस्म में, और फिर उस एटीपी को फिर वो अपने मुख्तलिफ़ अफ़ाल के लिए, जैसा कि नशुरमा हो गई, नकलो हरकत हो गई, मरम्मत हो गई, रिप्रोडक्शन वगैरह जो है उसके लिए तवानाई इस्तेमाल करते हैं। अब जानदारों में मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी रेडॉक्स रिएक्शंस दोनों इकट्ठे वकूफ़ पज़ीर होते हैं। इन रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का तबादला होता है। अगर हम ऑक्सीडेशन देखें तो उसमें मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और रिडक्शन देखें तो उसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का ये बहाव जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन के ज़रिए से या फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से होता है। यानी एटीपी फॉर्मेशन जो है वो रेस्पिरेशन के ज़रिए से होती है या फिर फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से होती है। तो ये जितनी भी रिएक्शंस हैं उनका मुताला करने के लिए हम बायो एनर्जेटिक्स पढ़ते हैं। बच्चों, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इस चैप्टर का वो है एटीपी सेल की तवानाई की करेंसी। तो ये 1941 में एक नोबेल प्राइज्ड साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रिट्ज़ लिपमैन। उससे सबसे पहले ये तजवीज़ किया था कि एटीपी सेल में तवानाई की मुंतकली के लिए अहम मॉलिक्यूल। सेल्स अपने रिएक्शंस के लिए तवानाई की एक ख़ास करेंसी इस्तेमाल करते हैं। ये करेंसी एक न्यूक्लियोटाइड है जिसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो जब सेल्स तवानाई ज़ख़ीरा करते हैं तो वो एटीपी बनाते हैं। तो जब सेल्स को तवानाई की ज़रूरत होती है तो वो एटीपी को तोड़ देते हैं और तवानाई हासिल करते हैं, और उसको ही अपने अफ़ाल को सर अंजाम देने के लिए ख़र्च करते हैं। तो बच्चों, एटीपी की अगर हम साख देखें तो ये देखिए आपके सामने एनिमेटेड डायग्राम मैंने लगाई है। तो इसमें जो रेड कलर का आपको नज़र आ रहा है वो है एडेनिन बेस। उसके बाद ब्लू कलर का जो है वो राइबोस शुगर है, और जब एडेनिन बेस प्लस राइबोस शुगर दोनों मिल जाते हैं तो ये एक न्यूक्लियोटाइड बन जाता है जिसको एडिनोसिन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप येलो कलर के देखें तो फिर येलो कलर के 3 फॉस्फेट ग्रुप्स लगे हुए हैं जिसकी वजह से इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये बच्चों आपको एनिमेटेड डायग्राम में भी नज़र आ रहा था। अब बच्चों, इसी एनिमेटेड डायग्राम के नीचे अगर आप दूसरी डायग्राम देखें तो उसमें एएमपी, एडीपी और एटीपी का तीनों का डिफरेंस बताया हुआ है कि अगर एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा एडिनोसिन के साथ तो ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल होगा, और अगर 2 फॉस्फेट ग्रुप लगे होंगे तो फिर ये एडिनोसिन डाईफॉस्फेट होगा, और अगर 3 ग्रुप लगे होंगे तो फिर ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। तो बच्चों, याद रहे कि ये फॉस्फेट ग्रुप्स जो हैं ये हाईली एनर्जेटिक हैं,
क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और जब ये बॉन्ड टूटता है तो काफ़ी एनर्जी खारिज होती है। जैसे बच्चों ये देखिए मैंने एक और एनिमेटेड डायग्राम आपके सामने लगाई है जिसमें ये आपको शो हो रहा है कि जब एक फॉस्फेट ग्रुप अलहदा किया जाता है या कोवलेंट बॉन्ड जब ये टूटता है तो उसमें से 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी खारिज होती है या फिर 7300 कैलोरीज एनर्जी खारिज होती है। तो इस तरह से एटीपी जो है वो एडीपी में चेंज हो जाता है। अगर दोबारा से फिर एडीपी में से एक और फॉस्फेट ग्रुप खारिज कर दिया जाए या बॉन्ड टूट जाए तो उसमें से फिर उतनी ही एनर्जी दोबारा खारिज होगी, यानी 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरह से ये वाली एनर्जी जो है वो जानदार अपने मुख्तलिफ़ काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जानदार खुराक की ऑक्सीडेशन के ज़रिए से ये तवानाई हासिल करते हैं और वो इस तवानाई से एडीपी को फॉस्फेट के साथ जोड़कर दोबारा से फिर एटीपी बना लेते हैं। बच्चों इस पूरे प्रोसेस की मैंने एक समरी वीडियो की शक्ल में बनाई है, तो अब आप वो समरी देखिएगा ज़रा। स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज़म्स को अपनी फंक्शनिंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज या दूसरे न्यूट्रिएंट्स के ब्रेक डाउन के ज़रिए से हासिल की जाती है और ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में और उसके बाद फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से एटीपी हासिल किया जाता है और ये एनर्जी जो हम खुराक खाते हैं उसके ज़रिए से हासिल की जाती है। अब देखिएगा नेक्स्ट आगे सेल साइकिल में सिंगल फॉस्फेट एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डबल फॉस्फेट एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ट्रिपल फॉस्फेट एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और इन फॉस्फेट ग्रुप में से जब एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव किया जाए तो 7.3 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी खारिज होती है। फिर दोबारा से सेलुलर एक्टिविटी के ज़रिए से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया जाता है एडीपी पे और फिर दोबारा से एटीपी हासिल हो जाता है और इस तरह से ये पूरा एक साइकिल चलता रहता है। यानी एटीपी में से एक फॉस्फेट रिमूव करके एनर्जी खारिज हुई और एडीपी बन गया, उसमें फिर दोबारा से एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया तो एटीपी दोबारा। बच्चों इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आज इतनी छोटी सी वीडियो इसीलिए बनाई है मैंने कि ताकि आपको एटीपी की अच्छी तरह से समझ आ सके। तो नेक्स्ट अगले टॉपिक्स जो हैं हमारे वो काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस आ जाता है और जो है वो आगे सेलुलर रेस्पिरेशन आ जाएगा, तो वो फिर एक ही लेक्चर में उनको मैं ख़त्म करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।